गुड इवनिंग एवरीवन। होप आप लोग सभी अच्छे से होंगे। और लास्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर स्टार्ट, जो कि अभी लास्ट 2 लेक्चर से चल रहा है, उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मलेरिया जो है, मलेरिया का बेसिक स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बट फिर से शुरुआत से चलेंगे। जाते जाते मैंने बेसिक्स वहाँ पे बताते गया था। 2 बैक्टीरियल डिजीज़, उसके बाद फिर हाँ, एग्जाम्पल कौन कौन से थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं जस्ट। कि सबसे पहला तो टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड हम लोगों ने पढ़ा। इसका कौन सा कॉजेटिव एजेंट है, सिम्टम्स क्या है, साइन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या टेस्ट है, ये पढ़े। उसके बाद से प्रोटोजोआ कुछ डिजीज़ है जो कि प्रोटोजोआ से कॉज होती है। उसमें से सबसे पहला जो है हम लोग को पढ़ना है मलेरिया। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल अभी करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग अपना रहेगा मलेरिया। ठीक, तो मलेरिया के बारे में सबसे पहले हम लोग कोई भी डिजीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये कैसा डिजीज है। ठीक है, तो कैसा डिजीज है, तो ये प्रोटोजोआ से काउज होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअल डिजीज है। ये एक प्रोटोजोआ इसे कॉज करती है। ठीक, तो सबसे पहले कॉजेटिक एजेंट का नाम हम लोग लिखते हैं कॉज्ड बाय। इससे कॉज होती है प्लाज्मोडियम। किससे? प्लाज प्लाज्मोडियम। यहाँ पे सिंपली आपको प्लाज्मोडियम बोलना है। अब जब आगे एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जो प्लाज्मोडियम है ना, जो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, उसके कितने वैरायटी होते हैं एक्चुअली? 3। ठीक है, तो तीनों का नाम एनसीईआरटी में गिवन है, तो तीनों हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के 3 वैरायटी। ठीक है, या फिर 3 वैरायटी बोल सकते हैं, वेराइटीज ऑफ प्लाज्मोडियम। क्या क्या? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सबसे पहला पी से प्लाज्मोडियम है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, दूसरा प्लाज्मोडियम, पी से प्लाज्मोडियम है, पी से मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, और थर्ड वन इज प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। अब इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये तीनों वैरायटी ऑफ प्लाज्मोडियम में सबसे खतरनाक कौन सा होता है? ठीक है, सबसे मैलिग्नेंट कौन सा होता है? ठीक है, मैलिग्नेंट का मतलब जो सबसे ज्यादा हार्म अपने बॉडी को पहुंचाएगी जब ये इन्फेक्ट करेगा। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो है वो मोस्ट, सबसे ज्यादा ये अफेक्ट करती है बॉडी को। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया है मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट। सबसे ज़्यादा ये हार्म करेगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट ये होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में अभी तक का ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी में जब आगे चलेंगे तो एक कंप्लीट लाइफ साइकिल दिया हुआ है। किसका? प्लाज्मोडियम का। कि प्लाज्मोडियम एक्चुअली में अपने बॉडी में इंटर कैसे करता है, जब बॉडी में इंटर करता है तो क्या क्या फिनोमिना अपने बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसके बारे में बताएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ये प्लाज्मोडियम है, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करते हैं, वो अपने लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, अपने लाइफ को कंप्लीट करने के लिए एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पे रिलाई करते हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड करते हैं। तो सपोज डैट, सपोज क्या एक्चुअल में ऐसा होता है कि प्लाज्मोडियम जो है उसके लाइफ साइकिल में
दो पार्टनर आते हैं, ठीक है, जिसपे वो अपना लाइफ सस्टेन करता है, ठीक है। तो देर आर टू होस्ट आर प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। कौन कौन से? एक तो हम लोग हो गए, ठीक है, ह्यूमन, और सेकेंड वन इज मॉस्कीटो। मॉस्कीटो में भी जनरली ये फीमेल एनोफ्लीज के थ्रू ये स्प्रेड होता है। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं बन सकता है कि आपको मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश करे, बट हाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो मलेरिया होता है उसका वेक्टर कौन सा होता है। वेक्टर का मतलब जो फैलाता हो, जो उसे फैलाने वाला है, वो कौन सा है? फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो। तो इसका वेक्टर लिखेंगे आप, वेक्टर ऑफ मलेरिया डिजीज, MLA आ रही है। मलेरिया कौन सा है? एक मॉस्किटो है, मॉस्किटो मच्छर, मॉस्किटो है। कौन सा? मेल या फीमेल? ये ध्यान रखने वाली एनसीईआरटी इसको मेंशन करती है, फीमेल, ठीक है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है। तो ये अपना वेक्टर हो गया, कॉजेटिव एजेंट हो गया। क्या साइन एंड सिम्टम्स? मलेरिया एक तरह का फीवर में ही आता है, तो फीवर के साइन एंड सिम्टम्स इसमें मिलेंगे। बट इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है वो क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो काफ़ी एक फ्लो डायग्राम में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम इसे देखेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी का कुछ डायग्राम भी है, ठीक है, उसको भी एक बार हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग अपना रहेगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। तो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म डिजीज जैसे काउज कर रहा है, ठीक है, सपोज यहाँ पे मलेरिया काउज हो रहा है, तो सबसे पहले बॉडी में वो इंटर करेगा ना किसी फॉर्म में, कोई ना कोई मीडियम होगा। जैसे यहाँ पे वेक्टर क्या है कि फीमेल एनोफ्लीज जब बाइट करती है तब ये होगा। तो सबसे पहला स्टेज क्या है? जो प्लाज्मोडियम है वो कैसे इंटर करेगा? सबसे पहले इंटर मतलब कि ह्यूमन बॉडी में कैसे इंटर कर रहा है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे अपन। प्लाज्मोडियम इंटर्स, पूरा जो एनसीईआरटी का पैराग्राफ है ना उसको हम लोग एक फ्लो चार्ट में कवर करेंगे, ठीक है, लगभग सारी चीजें कवर हो जाएगी। इंटर्स ह्यूमन बॉडी, कैसे ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है? तो एज स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स, एज स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में अपने बॉडी में। तो ये बताओ, जब सबसे पहले अपने बॉडी में उसका स्पोर स्पोरोजोइट के फॉर्म में अगर इंटर कर रहा है तो क्या ये फर्स्ट इन्फेक्शन है ना? फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ, मान लो कि फीमेल एनोफ्लीज आकर के मेरे को कट किया, बाइट की, ठीक है। तो स्पोरोजोइट के फॉर्म में प्लाज्मोडियम जो है मॉस्किटो के थ्रू हमारे बॉडी में आया, तो क्या ये इन्फेक्शन हुआ कि नहीं? प्राइमरी फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस फॉर्म। क्वेश्चन बनता है कि स्पोरोजाइट को क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट को क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस फॉर्म बोलते हैं, इन्फेक्शियस, क्योंकि ये इन्फेक्शन काउज कर रहा है फर्स्ट टाइम, इसी के थ्रू बॉडी में इंटर कर रही है, इसी के थ्रू, मतलब कि इसी स्पोरोजाइट के फॉर्म में अपने बॉडी में वो इंटर कर रही है। कौन? प्लाज्मोडियम, ओके। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, क्या करेगा बॉडी में? स्पोरोजोइट आ गया अपने बॉडी में, तो बैठा तो नहीं रहेगा, वो क्या करेगा? ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। यानी कि मल्टीप्लाई करने का मतलब रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल या एसेक्सुअल। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेगा प्लाज्मोडियम? मल्टीप्लीकेशन करेगा, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन करेगा। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या समझना है? ग्रो कर रहा है। तो जैसे स्पोरोजोइट इंटर किया बॉडी में, तो सबसे पहला ऑर्गन जहां पे स्पोरोजोइट इंटर करता है वहां पे मल्टीप्लाई करता है, वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, वो कौन सा पार्ट है? लीवर। कौन सा पार्ट है? लीवर। तो मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे होगा? सबसे पहले इन लीवर। सबसे पहले कहाँ जाएगा भैया? लीवर में जाएगा। अब वहां पे कुछ समय ग्रो करने के बाद, ऐसा तो है नहीं कि वहां बैठा रहेगा, एक्चुअली इसे
उस साइड पे जाना है, सबसे पहले यहाँ एसेक्सुअल हुआ, फिर इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, ये साइकिल चलते रहेगी। तो कहीं पे भी एक जगह स्पोरोजाइट स्टेबल नहीं रहेगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, लीवर को इन्फेक्ट करने के बाद आरबीसी में ये ग्रो करेगा। उसके बाद कहाँ पे जाएगा, ये आरबीसी। अब आरबीसी में जाएगा तो आरबीसी को क्या करेगा, ये रप्चर करेगा। क्या करेगा, रप्चर करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, रप्चरिंग ऑफ आरबीसी, आरबीसी को क्या करेगा, रप्चर करेगा। वहां से अपना ये मील यानी कि न्यूट्रिएंट उसको रप्चर करने के बाद वहां से गैमेटोसाइट के फॉर्म में लेगा। ठीक है, अब यहां से आरबीसी को रप्चर किया, उसे ब्रेक डाउन किया, करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केमिकल का रिलीज होता है। जब वो रप्चर करता है ना, तो यहाँ पे एक केमिकल जिसका नाम क्या है, हीमोजोइन, वो रिलीज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या है, रिलीज ऑफ हीमोजोइन। हीमोजोइन स्पोरोजाइट, दो कंफ्यूजिंग टर्म आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिमिलर टाइप को एग्जाम में आपको लग सकता है। तो हीमोजोइन का क्या फंक्शन है, ये केमिकल है। क्या है, ये एक केमिकल है, यहीं पे लिख देता हूं, द केमिकल विच कॉजेज, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, चिल विथ फीवर, जो कि हमेशा कितने दिन में आता है, 3-4 दिन में आते रहता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल, बहुत तेज बुखार, ठंडा आपको लगेगा। ठीक है, ठीक है, और हर एक ये 3-4 दिन में रिपीट होती है, 3-4 डेज में रिकरिंग होती है। क्लियर है यहाँ पे, अभी तक हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद क्या होगा, हाँ किस फॉर्म में किया, स्पोरोजोइट के फॉर्म में किया, वहां से जाएगा लीवर में। लीवर बॉडी में कहाँ पे होता है, एब्डोमेन में होता है। किस साइड होता है, राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड स्टमक, राइट साइड लीवर। तो लीवर में आया, लीवर में आने के बाद कहाँ पे जाएगा, वो आरबीसी में जाएगा। आरबीसी में फिर मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या करेगा, आरबीसी को रप्चर कर देगा, आरबीसी को रप्चर कर देगा। ठीक है, एनसीईआरटी में इस तरह से डायग्राम होगा, आरबीसी ये रप्चर होकर के ब्रेक डाउन होती है। जब ये आरबीसी रप्चर होती है, जब ये आरबीसी रप्चर होती है, तब यहाँ से क्या होता है, एक केमिकल रिलीज होता है। उसका नाम क्या है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वहां से क्या रिलीज होता है, हीमोजोइन। हीमोजोइन क्या है, हीमोजोइन एक केमिकल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, मलेरिया में जो फीवर आता है बार बार, वो हीमोजोइन के कारण के रिलीज जब होता है ना, तब आता है। अब यहाँ तक साइकिल चलने के बाद फीवर आया, 3-4 दिन रहेगा, सस्टेन्ड फीवर रहता है। ठीक है, उसके बाद ये जो साइकिल है ना, अब देखो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, मान लो मैं इन्फेक्टेड नहीं हूं, मेरे सामने अगर कोई बंदा है वो इन्फेक्टेड पर्सन है, तो जो फीमेल है ना, फीमेल, जो फीमेल है, फीमेल एनोफिलीज, वो किसी इन्फेक्टेड बंदे बंदे को क्या करेगी, वो बाइट करेगी। ठीक है, इन्फेक्टेड अगर कोई बंदा है, उसको क्या किया, बाइट किया, उसके अंदर क्या हो गया, ये फिर से आ गया, तो स्पोरोजाइट। इस तरह से ये साइकिल चलते रहेगा। तो बाइट करने के बाद जैसे ये बाइट किया, तो जो स्पोरोजाइट है, ठीक है, वो कहाँ पे गया, जो पैरासाइट है कहाँ पे गया, मॉस्किटो के गट में गया, इंटर्स इंटर्स मॉस्किटो बॉडी। यहाँ पे मॉस्किटो का मतलब सिंपली समझना है कि फीमेल एनोफिलीज की बात हो रही है। ठीक है, कहाँ पे गया, इंटर्स मॉस्किटो बॉडीज, इसके बॉडी में गया। अब इसके बॉडी में आया तो फिर से यही साइकिल, स्पोरोजोइट स्पोरोजोइट यहाँ पे बनेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये स्टोर हो जाता है, इसका स्टोरेज। ठीक है, कहाँ पे स्टोरेज होता है, स्टोर इन सलाइवरी ग्लैंड। आया हुआ क्वेश्चन है, 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सलाइवरी ग्लैंड में क्या होगा, ये स्टोर हो जाएगा, स्टोर होने के बाद फिर से इन्फेक्ट करेगा, और ये साइकिल कंटिन्यूअस चलते रहेगी। ठीक है, अब इसको पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी का जो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है, उसमें 1-2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आरबीसी लीवर इस तरफ होती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, वो मॉस्किटो के गट में होता है। तो फर्टिलाइजेशन, क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पे हो रहा है,
वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है मॉस्किटो के गट में, मॉस्किटो के गट में। आप ध्यान रखना, इस पॉइंट को, आया हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए जो हम लोग अभी दो होस्ट की बात कर रहे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ प्रीवियस स्लाइड पे आकर के। प्लाज्मोडियम एज टू होस्ट, टू होस्ट टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज, क्या है? फर्स्ट वुमन एंड सेकेंड इज द फीमेल एनोफिलीज, जो कि क्या है? एक मॉस्किटो है। ये क्या है? मॉस्किटो है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट आपको जानना चाहिए। इसमें से प्राइमरी होस्ट है, जब भी दो होस्ट रहते हैं तो उसमें से एक प्राइमरी होस्ट होता है और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी होस्ट होता है। तो इसमें जो प्राइमरी होस्ट है किसको बोलेंगे? होस्ट का जो डिटर्मिनेशन है कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है, ये कैसे डिसाइड होता है? तो जिस भी बॉडी में इन दोनों में से जहां पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जहां पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स होंगे, उसे हम लोग प्राइमरी होस्ट बोलेंगे, और जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा उसको सेकेंडरी होस्ट बोलेंगे। तो प्राइमरी होस्ट किस में आ गया? फीमेल के गट में, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी होस्ट। ये एनसीईआरटी में मैं फिर से कह रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट आपको ध्यान रखना चाहिए। इसको क्या बोल देंगे? ह्यूमन को सेकेंडरी होस्ट। मैं 99% आपको श्योरिटी देता हूं कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो 100 में से 85+ स्टूडेंट इसको गलत करके आएंगे। ह्यूमन को प्राइमरी होस्ट मारते हैं और मॉस्किटो को सेकेंडरी, क्योंकि ऐसा लगता है कि ह्यूमन है तो प्राइमरी होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। प्राइमरी होस्ट कौन सा है? मॉस्किटो। सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे फिर से। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोरोजाइट इन्फेक्शियस फॉर्म है, सबसे पहले इंटर यही करती है। ठीक है। मेल और फीमेल, तो फीमेल एनोफ्लीज के बाइट से होता है। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन लीवर में हुआ, आरबीसी में हाँ रप्चर होता है। हीमोज्वाइन, हीमोज्वाइन जो है केमिकल है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? चिल एंड फीवर, फीवर विथ चिल। ठीक है। जो फीवर आती है, हीमोज्वाइन केमिकल। अब उसके बाद जो स्पोरोजाइट है, स्टोरेज कहाँ है? स्टोर कहाँ होता है? स्टोरेज कहाँ है? तो कहाँ पे होती है? सैलिवरी ग्लैंड पे। ये दो तीन कुछ हॉट क्वेश्चन है, इसमें आप ध्यान रखेंगे। और जो एनसीईआरटी का पैराग्राफ है ये टेबल के फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन किया, आप इसे नोट कर लेना। ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी जो नेक्स्ट पेज पे डायग्राम है वो आप देख लेंगे। ओके। ठीक है। तो इस तरह से अपना मलेरिया जो है लगभग फिनिश होता है। अब इसके बाद कुछ और डिजीज हैं, प्रोटोजोआ के एक और डिजीज है, उसको आप देखेंगे, मतलब प्रोटोजोआ पैरासाइट का डिजीज है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम का तीनों टाइप आपको ध्यान रखना है। उसके बाद टाइप के बाद तीनों में सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन है उसका नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर स्पोरोजोइट के बारे में आप ध्यान रखेंगे। स्पोरोजोइट के बाद आप हीमोजोइन के बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट आपको मस्ट नो होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो ये आपका कंप्लीट होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट में चलते हैं, मलेरिया से रिलेटेड। हाँ, एक बार एनसीईआरटी आप पढ़ लेना, आई थिंक कोई भी पॉइंट छूटा नहीं होगा। हाँ, इसमें से एक जो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ कि फर्टिलाइजेशन, चलो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जो फर्टिलाइजेशन स्टेप हो रहा है ना, फर्टिलाइजेशन यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, टेक्स प्लेस इन, ये डायग्राम में आपको मिलेगा, इन गट ऑफ मॉस्किटो। ये आया हुआ पॉइंट है इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है। गट ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के गट में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे।
अब इसके बाद एक और जो डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ के थ्रू ही स्प्रेड होता है बॉडी में, ठीक है। और इससे सिमिलर, इसी से रिलेटेड एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको कराया था, शायद आपको याद होगा कि मैं क्वेश्चन आपको बताया था कि कौन सा ऐसा डिजीज है इस चैप्टर में जो कि एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है, दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन है और यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है, दोनों के सिम्टम्स में काफ़ी सिमिलरिटी है। ओके, तो सबसे पहले इसमें मैं बता दूं कि जो डिजीज अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसका हेडिंग पहले लिख लेते हैं, अमीबिएसिस। अमीबिएसिस, ठीक है। इसका एक और कॉमन नाम है अमीबिएसिस का, दूसरा नाम है अमीबिक डिसेंट्री, डायरिया डिसेंट्री, अमीबिक अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है। तो पहला सबसे पॉइंट इस तरह का, जैसे डिजीज आए मतलब कॉज्ड बाय, फर्स्ट पॉइंट इज कॉज्ड बाय। एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है, एक पैरासाइट है जो प्रोटोजोआ पे रहता है, उसको हम लोग प्रोटोजोअल पैरासाइट कहते हैं, उसी के थ्रू होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, नाम थोड़ा सिमिलर है ना, अमीबिएसिस अमीबा, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, स्पेलिंग आप देख लेना अगर कहीं मिस्टेक हो तो। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ओके। ठीक है, इसका आप ये नाम डिसेंट्री ये ध्यान रखेंगे। हाँ, अब जैसे हम लोगों ने इसका नाम पढ़ लिया, हाँ, तो जो ये एंटमीबा हिस्टोलिका है क्या एक्चुअल में, ये प्रोटोजोआ पैरासाइट है। क्या है? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ पैरासाइट है, ठीक है। पैरासाइट के बारे में आपको पता ही होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स के लिए अपने लाइफ साइकिल को रन करने के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, उसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। दो तरह के होते हैं, कुछ लोग हेमी पैरासाइट होते हैं, कुछ कंप्लीट पैरासाइट होते हैं, ठीक है। उसका हम लोग यहाँ पे डिटेल नहीं करेंगे। अब इसमें सिम्टम्स क्या है, साइन क्या है, कि कैसे पता चलेगा भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट इज सिम्टम्स। अफेक्टेड ऑर्गन, अफेक्टेड ऑर्गन, सॉरी, अफेक्टेड ऑर्गन देख लेते हैं, खैर इस सिम्टम्स में भी आ जाता बट ठीक है। अफेक्टेड ऑर्गन, जैसा कि हम लोग मलेरिया में देखे काफ़ी ज़्यादा लिवर भी अफेक्ट हो रहा है, और क्या आरबीसीज भी अफेक्ट हो रहे हैं, तो मल्टीपल ऑर्गन थे वहाँ पे, ठीक है, इसलिए हम लोग डायग्राम के बेस में अफेक्टेड ऑर्गन यहाँ पे। अब याद कीजिए, टाइफाइड हमने पढ़ा था सबसे पहले, तो टाइफाइड जो है ना वो कहाँ पे हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो है ना इंटेस्टाइन है बट ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो अफेक्टेड ऑर्गन क्या हुआ इसका, लार्ज इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन को ये इफेक्ट करता है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, एग्जामिनर आपसे गलती कराएगा, क्वेश्चन आप पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा देखेंगे, जब पूरा पढ़ेंगे तो धीरे से एग्जामिनर यहाँ पे लार्ज की जगह पे स्मॉल आपको दे देगा, ठीक है, गिफ्ट के फॉर्म में। और अगर अगर आप स्पीडली क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दीबाजी में है, तो फिर श्योर है क्वेश्चन तो गलत होना ही होना है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन सिम्टम्स, कि भैया इसमें क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, कैसे पता चलेगा। तो पहला अपना जो पॉइंट इसमें होगा सिम्टम्स में, कि इसमें कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइन का डिजीज है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन होगा, इसमें पेट में दर्द होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि स्टमक एब्डोमिनल पेन बोल सकते हैं, एब्डोमेन में एब्डोमिनल पेन होगा, ये सब कॉमन है, वहां भी ये था। कैसे आप मतलब आइडेंटिफाई करेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन ये नहीं करो कि डिजीज को कैसे आपको आइडेंटिफाई, आपको क्वेश्चन करना है फिलहाल, तो क्वेश्चन में कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका आंसर है, क्योंकि ये एब्डोमिनल पेन तो और भी जगह पे होता है, ठीक है, और ये कॉन्स्टिपेशन भी वहाँ पे है, टाइफाइड में भी है, तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसमें जो म्यूकस, सॉरी स्टूल जो है ना फिश से जो पास होगा, उसमें एक्सेस म्यूकस होगा, और साथ में साथ इसमें क्या होगा,
ब्लड होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो स्टूल होंगे, जो स्टूल्स, फीसेस, वेस्ट प्रोडक्ट, स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस, विथ म्यूकस होता है स्टूल में नो डाउट, बट यहाँ पे एक्सेस है, विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड। क्या नॉर्मल म्यूकस में ब्लड होता है क्या? नो, ब्लड नहीं होता है। बट जब आपको अमीबेसिस का यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, इस पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको स्टूल में जैसे ही अगर ब्लड दिख जाए कभी लाइफ में, तो आप सोचना कहीं ना कहीं आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको दिखवाने की जरूरत है, ठीक है। तो म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, कुछ ब्लड क्लॉट्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक का इसका आपको आइडेंटिफाई करने का वन ऑफ द ये लाइन, ये लाइन से आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ये लाइन से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है, अमीबियसिस का केस है, ठीक है। आपको अल्टीमेटली क्या करना है, क्वेश्चन करना है। अब इसमें वेक्टर इसका कौन सा है कि भैया किसके थ्रू ये फैलता है, पैरासाइट है तो किसी के किसी थ्रू फैलेगा ही ना। तो ये जो पैरासाइट है ना, मान लो कि कहीं पे ओपनली को गांव में आजकल भी लोग जहाँ पे भी ऐसे ही बैठ जाते हैं लोटा लेकर के, है ना, तो ये सब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हाइजीनिक आपको मेंटेन करना चाहिए। मान लो वहीं पे भी कोई हाउस फ्लाई बैठा, वो आकर के आपके खाने में आकर के बैठ गया, तो क्या वहां पे अगर पैरासाइट प्रेजेंट होगा तो वहां से यहाँ ट्रांसफर होगा, डिजीज आप हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हाइजीनिक का लाइफ में, डेली लाइफ में ध्यान रखना चाहिए, और लोगों को अवेयर भी करना चाहिए इसके बारे में कि भैया ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो इसका हाउस फ्लाई जो है ना, मैकेनिकल कैरियर है, वेक्टर है इसका, ठीक है। कौन? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या होता है? जो मक्खी होता है ना, मक्खी, उसको आप जनरली हाउस फ्लाई बोला जाता है। हाउस फ्लाई, जो हाउस मतलब घर में उड़ने वाला, ठीक है। हाउस फ्लाई इसका क्या हो गया, वेक्टर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके। फूड से कंटामिनेटेड फूड, वाटर, ये सब का ध्यान रखेंगे, ये सब बेसिक प्रिवेंशन है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से अपना अमीबियसिस भी कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिजीज अपना है, तो पैरासाइट का यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब कि जो प्रोटोजोआ पैरासाइट, इसके भी खत्म हो गया। अब कुछ हेलमेंथिक डिजीज हैं, कुछ जल्दी जल्दी अपन अब कंप्लीट करेंगे इसको, क्योंकि दो दो चार चार लाइन में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अब कुछ ऐसे डिजीज हैं जो हेलमिंथ से होता है। हेलमिंथ क्या, कहाँ पे पढ़े थे, रिलेट कीजिए। 11th क्लास में कहाँ पे पढ़े थे? तो एनिमल किंगडम में पढ़े थे ना, प्लेटी हेलमिंथिस, एस्केलमेंटिस, ठीक है। फाइलम पढ़े थे ना, 12 फाइलम, पॉलीफेरा, स्लिंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमिंथिस, एस्केलमिंथिस। तो जो एक्सेलमिंथिस जो है, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म उसे बोलते हैं। प्लेटी को क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। तो जो राउंड वॉर्म है ना, उससे कुछ डिजीज यहाँ पे काउज होगा, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो डिजीज का नाम क्या रहेगा अपना, एस्कैरिएसिस, ठीक है। काउज किससे कॉज होगा, एस्कैरिस से कॉज होगा, ठीक है। एस्कैरिएसिस, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना कहीं मिस्टेक हो तो। एस्कैरिएसिस आई थिंक यही होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले किससे कॉज होता है ये, कॉज्ड बाय स्कैरिस, कॉज्ड बाय एस्कैरिस। अब एस्कैरिस है क्या, ठीक है, जैसे वहां पे लिखते थे ना प्रोटोजोआ है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसके बारे में, एक्चुअल में एस्कैरिस होता क्या है। एस्कैरिस क्या है भैया, एक राउंड वॉर्म है, ठीक है, हेलमिंथ है, क्या है, हेलमिंथ, एस्केलमिंथिस है, हेलमिंथ है, हेलमिंथ। इसको प्यार से क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म, ठीक है, राउंड वॉर्म। क्योंकि जब इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं ना, तो ये राउंड राउंड होता है, तो इसलिए प्यार से इसको क्या बोलते हैं, ये राउंड वॉर्म है।
ओके, ठीक है। अब इसमें कॉज करने वाली जो ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है, वो कौन कौन सा है उसका नाम अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स से लिखा देख लेते हैं। साइन एंड कॉज बाय स्कैरिस हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हर एक डिजीज का आइडेंटिफाई करने का रीजन, सॉरी, आइडेंटिफाई करने का कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो इसका जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होता है। क्या होता है इसमें? इंटरनल ब्लीडिंग होता है, ठीक है। मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया होता है, तो बहुत सारा सिम्टम्स है। तो जनरल पहले लिख देते हैं, फीवर होता है, और क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, आई थिंक, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, फीवर इसमें होगा, अनीमिया होगा। अनीमिया, अनीमिया क्या होता है पता है? जब बॉडी में हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम हो जाता है, ठीक है, तो उसको अनीमिया कहते हैं। यानी आरबीसी कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, ठीक है, उसको अनीमिया बोलते हैं, ठीक है। ब्लड का लॉस, सिंपल वर्ड में बोलें कि अगर शरीर में ब्लड का कमी हो जाता है ना, ब्लड की कमी हो जाती है, उस केस को अनीमिया अपन बोलते हैं। तो और क्या होगा इसमें, इंटेस्टाइनल परफोरेशंस हो जाते हैं, तो बहुत सारे मस्कुलर पेन है। लेकिन इसको आइडेंटिफाई करने का रीजन क्या है, तो इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल इंटरनल ब्लीडिंग कुछ हो जाएंगे, इंटरनल पार्ट में कुछ ब्लीडिंग हो जाएगी। साथ में क्या होगा, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन क्या होता है, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, माउथ टू एनस। तो ये जो है ना, स्टार्ट किए ईसोफेगस, ईसोफेगस फेरिंग्स, लैरिंग्स फेरिंग्स, उसके बाद क्या हो गया भाई, ईसोफेगस कहाँ ओपन हुआ आकर के, स्टमक में। स्टमक के बाद क्या होगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है ना, उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, कि ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, इसको ब्लॉक कर देता है। क्लियर है? तो ये अपना, अब इसमें भी जो प्रिवेंशन है वो सब चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये एग जो होता है ना, इसका जो पैरासाइट है वो एक्सक्रीट हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। कंटामिनेटेड सॉइल से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, और किससे हो सकता है, प्लांट से हो सकता है। तो बहुत सारे ये अनहाइजीनिक कंडीशन में ये सब चीज़ें ज़्यादा फैलती है। तो अगर आप हाइजीन मेंटेन करेंगे डेली लाइफ में, अपने अपने आप को और अपने सराउंडिंग को क्लीन रखेंगे, तो कहीं ना कहीं इन सारे डिजीज से आप बच सकते हैं, ठीक है। इतना ही था इसमें। अब इसमें एक दो और डिजीज हेलमिंथ के, ये क्या है, हेलमिंथ डिजीज एक्चुअल में क्या चल रहा है, हेलमिंथ डिजीज, जो ऐसे डिजीज जो हेलमिंथ से काउज हो, हेलमिंथ के कारण जो प्रोड्यूस है उसको हेलमिंथिक डिजीज कहते हैं। अब इसमें दूसरा जो डिजीज आएगा, अब हम लोग मलेरिया का भाई, मलेरिया होते हैं तो उसी का भाई क्या है, फलेरिया। बट दोनों में डिफरेंस है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मलेरिया इसका हो जाए प्रोटोजोआ, तो फलेरिया भी किससे होगा भाई, प्रोटोजोआ से होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉमन लगता है सुनने में। बट नो, मलेरिया कॉज बाय प्रोटोजोआ एंड फलेरिया कॉज बाय, फलेरिया किससे होता है, हेलमिंथ से होता है। फैलेरियल बॉम उसको बोलते हैं, बॉचेरिया बैंक्रोप्टाई, ठीक है। दो इसमें दिए हुए एग्जाम्पल, दोनों को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फाइलेरिया, फाइलेरिया, ठीक है। तो किससे कॉज होता है, कॉज बाई, ये भी बॉर्म से होगा, वो भी बॉर्म है, ये भी, तो फाइलेरियल बॉम। ये नाम नहीं है, ये हम लोग प्यार से बोल रहे हैं कि फाइलेरिया, तो फाइलेरियल बॉम से होगा। तो उसका नाम क्या भैया, व्हाट इज द नेम, तो बॉचेरिया, क्या, बॉचेरिया। स्पेलिंग आप एनसीईआरटी से देख लेना, ठीक है। फाइलेरियल बॉम किसको बोलते हैं, फाइलेरियल बॉम किसको बोलते हैं, बॉचेरिया, बॉचेरिया, ठीक है। अब ये जो बॉचेरिया ने, जैसा हम लोग प्लाज्मोडियम पढ़े थे, मलेरिया को कौन काउज कर रहा था, प्लाज्मोडियम कर रहा था। प्लाज्मोडियम के कितने टाइप, 3 टाइप, वाइवेक्स, मलेरी एंड
वेल्सीफेरम, जिसमें सबसे खतरनाक कौन सा था भैया, वेल्सीफेरम वाला सबसे खतरनाक था। उसी तरह से यहाँ पे जो वॉचेरिया है ना, इसके 2 टाइप्स हैं, ठीक है, 2 वेराइटीज हैं, 2 वेराइटीज, 2 वेराइटीज हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट सेकेंड, डब्लू से वॉचेरिया है, ये समझ जाना, डब्लू फॉर वॉचेरिया बैंक्रॉफ्टी, सेकेंड इज वॉचेरिया मलाई, ठीक है। ये दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे, क्या क्या है, वॉचेरिया मलाई एंड वॉचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। आई थिंक MALAYMAL, स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग वगैरह आप देख लेना, इसमें मैं करेक्शन नहीं करूंगा, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, इस चीज को, इस डिजीज को आप रिलेट कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों का जो पैर होता है ना, पैर, लोअर लिम्ब जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत मोटा हो जाता है, बहुत ये कॉमन डिजीज है। आप देखे होंगे अपने आसपास सराउंडिंग में कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, जनरली मिडिल टू ओल्ड एज में, यंग एज में तो उतना नहीं होता है, बट आप देखे होंगे कि जो पैर से नीचे का पूरा पैर है वो बिल्कुल इतना मोटा है, ऐसा लगता है कि हाथी का पैर है। इसीलिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हाथी पांव डिजीज, ठीक है। हाथी के जैसा पैर बहुत मोटा हो जाता है, एक पैर तो नॉर्मल रहेगा, यानी बॉडी का अदर पार्ट का रेशियो नॉर्मल रहेगा, पैर का जो है ना स्वेलिंग पैर में जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सोचो कहीं ना कुछ रीजन होगा। तो एक्चुअल में वो रीजन ये होता है कि वहाँ पे बॉचेरिया का इन्फेक्शन होता है और उस डिजीज को फैलेरिया बोलते हैं, बहुत दिक्कत होता है उस पर्सन को। जैसे है, जैसे मान लो पैर में क्या हुआ, स्वेलिंग, तो पैर स्वेल होकर के कहाँ पे, जेनाइटल ऑर्गन तक, पूरा लिम्ब में हो जाता है नीचे तक। तो जेनाइटल ऑर्गन में वहाँ पे क्या हो जाता है, डिफॉर्मिटीज होता है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। पूरा ग्रोइन रीजन में डिफॉर्मिटीज आ जाता है, इसलिए बोलते हैं ग्रॉस डिफॉर्मिटी आता है इसमें, किसमें, फैलेरिया में, ठीक है। तो एलिफेंटियासिस, प्यार से इसको क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस, कॉमनली नोन एज, कॉमनली नोन कॉमनली नोन एज एलिफेंटियासिस, फेंटियासिस। एलिफेंटियासिस क्यों बोल रहे हैं भाई, हाथी के जैसा पैर हो जाता है, ठीक है, हाथी के जैसा पैर हो जाता है। वॉचेरिया नाम ध्यान रखेंगे, एक टाइप, 2 टाइप, दोनों नाम ध्यान रखेंगे। इसमें ऊपर वाले मेस्केरिस में ब्लीडिंग ऑफ इंटेस्टाइनल ब्लॉकिंग और इंटरनल ब्लीडिंग, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। सब में एक एक 2 2 पॉइंट ही ध्यान रखना है बेसिकली, बाकी ये इतना नॉर्मल चीजें हैं, ये डेली लाइफ की चीजें, आपको याद रह जाएगा। एलिफेंटियासिस, अब इसमें क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, ऑलरेडी भाई मैं बता चुका हूँ। सिम्टम्स में क्या होगा, पूरा पैर क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, हाथी के जैसा पैर फूल जाता है। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अचानक से नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आप रात को सोए और सुबह को आपको फैलेरिया हो गया, पैर आपको इतना मोटा हो गया। ये क्रोनिक होता है, यानी कि धीरे धीरे स्लोली ये इन्फेक्शन फैलता है और धीरे धीरे ये अपना सिम्टम्स शो करता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ये स्लो डेवलपिंग है और क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, ठीक है। स्लो डेवलपिंग, स्लो डेवलप होता है ये, एंड क्रोनिक, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है ऑफ लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब के बारे में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन, अब जो लिम्फेटिक वेसल है लोअर लिम्ब का, ठीक है, उसमें ये डिफॉर्मिटीज का, इसका दूसरा नाम क्या हो गया, फैलेरियसिस, मैं बता चुका हूं। अब इसके कारण क्या है कि कैसे स्प्रेड होता है, ठीक ना कहीं इसके भी वेक्टर होंगे, तो वेक्टर नेक्स्ट पॉइंट। तो फिर से मैं बता दूं, इसका वेक्टर भी एक क्या है, मॉस्किटो है। मच्छर जो है ना, बहुत डायलॉग है ना मूवी का, एक मच्छर इंसान की लाइफ बदल देता है, ठीक है। तो मॉस्किटो कौन सा मॉस्किटो है, एनसीईआरटी में नहीं इसका डिस्क्रिप्शन है, ओके। बट अगर आपको ध्यान रखना है तो मैं बता देता हूँ, क्यूलेक्स, एक्चुअली यहाँ पे भी फीमेल ही होती है, तो फीमेल देखो यहाँ पे, वहां पे भी फीमेल ही काटी थी, यहाँ पे भी फीमेल का ही वाइट होता है, बट क्यूलेक्स, मॉस्किटो का क्या नाम है, क्यूलेक्स,
क्लियर है? तो फैलेरिया में आप क्या ध्यान रखेंगे? स्लो एंड इन्फ्लामेशन ऑफ लोअर लिम्ब, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपको? लोअर लिम्ब। और ये क्रोनिक होता है, ये ध्यान रखेंगे, इन्फ्लामेशन होता है, पैर पूरा फूल जाता है। बाकी एनसीईआरटी के डायग्राम को आप देख लेना अच्छे से, ठीक है? तो ये अपना हेलमिंथ का जो दो डिजीज था, कैरिस और फैलेरेसिस, दोनों अपना यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब एनसीईआरटी में जो लास्ट, इसके बाद अपन एड्स स्टार्ट कर देंगे। बट इसके पहले कुछ मैं क्या बोला था, कुछ ऐसे फंगाई भी है जो कि डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है? तो कुछ फंगल डिजीज के बारे में दिया हुआ है। गर्मी आ रहा है, ठीक है? ऐड देखते हो ना, देखो ये सब चीजें ना डेली लाइफ में चीजें अगर रिलेट करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ऐड के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है? उसे आप रिलेट करोगे, होप सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है आपको ये चीजें याद रह सकती है अल्टीमेटली, ठीक है? तो अपना पर्पस क्या है? टॉपिक समझना है। उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, चाहे वो जैसे आए, जो ट्रिक अपना अपन अपनाए, जैसे भी याद करें, ठीक है? सारे चीजों को सीरियसली नहीं पढ़ सकते ना, एक एक चीज को एकदम बिल्कुल सेव करके, सिस्टम तो है नहीं, ठीक है? अब जो है कि कुछ फंगल डिजीज के बारे में अपन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें रिंग वॉर्म जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो किसके थ्रू होता है ये फंगल डिजीज? तो एक्चुअली एक जीनस जो होता है ना, स्पीसीज होता है, जीनस होता है। तो माइक्रोस्पोरम इसका मेट, जब भी मेट एक मूवी आई थी तो मेरा एक ट्रिक था, मेट, MET। तो जेनरा लाइक मेट, यानी कि एम से माइक्रोस्पोरम, ई से क्या होगा? टी से ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा आप कहाँ पे पढ़ेंगे ये? प्लांट किंगडम में जब आप पढ़ेंगे फंजाई, ठीक है, तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। थर्ड क्या होगा? एपिडर्मोफाइटोन। डर्मा मतलब समझते हो? MET, एपिडर्मोफाइटोन। डर्मा जहां पे भी आ जाए ना बायो में, ध्यान रख लेना ब्रांच एक होती है कंप्लीट, डर्मेटोलॉजी। क्या ब्रांच होती है? डर्मेटोलॉजी, जो कि डील किससे करती है? स्किन से, ठीक है? स्किन से ये डील करती है, ओके? तो माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन और ट्राइकोडर्मा, ये तीनों एक्चुअली जेनरा है फंगल के। ये कॉज करते हैं कौन सा डिजीज? डिजीज का नाम तो अपन लिखे ही नहीं, कॉज रिंग वॉर्म। डिजीज का नाम क्या है? रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म से ही मेरे को एक एड याद आती है, ठीक है? इसके सिम्टम्स पढ़ लेंगे। सिम्टम्स कैसे स्प्रेड करता है वो देख लेंगे। तो रिंग वॉर्म जो है ना, रिंग बन जाता है जनरली ग्रोइन रीजन में, इस रीजन में, यहाँ पे ग्रोइन एरिया में, जहाँ पे भी पसीना ज़्यादा हो समर में, जहाँ पे भी ह्यूमिडिटी आ जाए, टेम्परेचर वहाँ का थोड़ा रेज हो, उस पार्ट में ये ज़्यादा होता है। इसलिए एक ऐड आती है ना कि खुजली है भाई, खुजली है, ये ऐड आती है, उसमें एक क्रीम को अपन लगाते हैं वहाँ पे वो खुजली गायब हो जाती है। तो इसका सिम्टम्स क्या हुआ? खुजली, इचिंग। इचिंग होती है किसमें? रिंग वॉर्म में। तो इसके क्या क्या होगा, क्या क्या इसका सिम्टम्स होगा? जो स्केल है ना, ड्राई हो जाएगा, ठीक है? ड्राई एंड स्केली लीजन इसमें हो जाएंगे, यानी कि ड्राई एपियरेंस हो जाएगा, ड्राई एपियरेंस हो जाएगा, ठीक है? और क्या हो जाएगा? स्केल आ जाएगा, स्केली लीजन, स्केली लीजन बॉडी में आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, स्किन, नेल इसमें अफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए बोला ना कि डर्मा से रिलेटेड है ये, यानी स्किन से रिलेटेड है। मेन सिम्टम्स इनके यही सब है, ठीक है? कहाँ कहाँ पे रीजन? स्किन पे, कैल्प पे, नेल पे, ठीक है? इन सब पार्ट पे लीजन्स आ जाएगा। अब इसमें इसका सिम्टम्स हो गया। अब ये कैसे फैलता है? तो फेवरेबल कंडीशन, ये आया हुआ क्वेश्चन है। फेवरेबल कंडीशन होता है ना सभी का अपना फेवरेबल कंडीशन। तो हीट एंड मॉइस्चर, जहाँ पे भी हीट ज़्यादा होगा, जहाँ पे भी मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ठीक है? हीट एंड मॉइस्चर जहाँ पे भी होगा,
दैट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर द रिंग वॉर्म, और वो ग्रो करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि लोग एक दूसरे का तौलिया यूज करते हैं, उससे भी अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो शेयरिंग आप कपड़े का किसी भी खास फ्रेंड से, इन सब से दोस्ती मत रखिए। हाइजीन अपने जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके लाइफ में प्ले करता है, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये वाला पोर्शन, ये फंगल डिजीज के बारे में दिया हुआ था। हाइजीन वगैरह आप एनसीईआरटी से रीड कर लेना कि कैसे कैसे होता है, ठीक है, आप समझ जाओगे। तो इस तरह से अपना डिजीज का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद दो डिजीज अपना बचा हुआ है, क्या? एड्स, जो कि डिटेल में है, और कैंसर। दोनों को अगले लेक्चर में फिनिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस होना चाहिए इस डिजीज के बारे में। कॉमन होता है कि जिस बंदे को, अगर किसी सोसाइटी में, ऐसा नहीं है कि एड्स का जो, खैर इसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे, ठीक है, अभी समय नहीं है अपने पास। तो एड्स और कैंसर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, so that's all for today. Goodbye everyone.